मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और अगर स्टेइंग गेस्ट हों तो उनके आने से पहले सिर्फ सफाई ही नहीं बल्कि प्रॉपर प्लानिंग भी ज़रूरी होती है। तो मैं आज आपसे अपनी कंप्लीट स्टेइंग गेस्ट के लिए प्रेपरेशन शेयर करूंगी, जो गेस्ट्स के आने से 1 या 2 दिन पहले मैंने की, ताकि गेस्ट्स को कंफर्ट प्रॉपर मील के साथ साथ प्रॉपर टाइम भी दिया जा सके। तो मेरी प्रेपरेशन देखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो हमने अहम चीज़ें देखनी होती हैं वो ये होता है कि हमने गेस्ट का स्टे कितने दिन का है और उन दिनों हमने क्या क्या प्रिपेयर करना है, उसके मुताबिक हम कुछ मील प्रेप करेंगे। और सबसे अहम बात कि हमारे घर की डीप क्लीनिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। छोटी छोटी कॉर्नर्स, छोटी छोटी जगह ऐसी होती हैं जिनको हम डेली बेसिस पे क्लीन नहीं कर रहे थे। स्पेशली समर सी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे से तो प्रॉपर डीप क्लीनिंग नहीं की गई 1-2 मंथ से। तो चूँकि अब वेदर भी चेंज हो गया, थोड़ा सा मौसम में भी फ़र्क आ गया, तो अब गेस्ट ने जब आना हो फिर तो स्पेशल करनी ही पड़ती है। तो मैंने भी आज पूरा 1 दिन जो था ना वो डीप क्लीनिंग को दिया, ताकि मेरा पूरा घर जो है ना वो क्लीन हो सके। तो सबसे पहला स्टार्ट जो मैंने लेना होता है हमेशा डीप क्लीनिंग का, वो फ़ैन से होता है। अब गर्मियाँ हैं क्योंकि फ़ैन यूज़ होते हैं और डस्ट इतनी ज़्यादा आती है कि हर महीने के अंदर अंदर ना इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना कि मंथली तो डीप क्लीन करने ही पड़ते हैं। तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ कि थोड़ा सा मैंने पानी लिया, उसमें मैंने डाला विम पाउडर और थोड़ा सा लेमन मैक्स लिक्विड। बस इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके ना सबसे पहले मैं ड्राई कपड़े से साफ़ करूँगी फ़ैन को, फिर मैं उसके साथ जो हमने लिक्विड तैयार किया उसके साथ क्लीन करके फिर गीले कपड़े से वाइप ऑफ करूँगी। उसके बाद दोबारा एक सिंपल सा ड्राई कपड़ा आप फेर देंगे ना तो आपका फ़ैन नीट एंड क्लीन हो जाएगा। चाहे तो आप वो स्टिक्स जो आती हैं उसके साथ भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरीके से क्लीन ना किया जाए, जब तक सर्फ लगा लगा के, साबुन लगा लगा के, तो मैं कहती हूँ वो मज़ा नहीं आता। तो फिर इसलिए मैं जब भी क्लीन करूँ ना मैं प्रॉपर क्लीन करती हूँ। सिंपल बेड का मैट साइड पे किया, बेड के ऊपर जो साइड टेबल है वो रख के तो मैं अपने फैन जो है ना वो क्लीन कर लेती हूँ। हर रूम का मैंने इसी तरीके से करना था। जिस रूम में भी जाना है आज डीप क्लीनिंग के लिए, मैट्रेस साइड पे करना है और उसकी साइड टेबल बेड पे रख के तो फैन जो है ना वो क्लीन कर लेना है। तो बेड भी ऐसा होता है कि हम रोज़ मैट्रेस उठा के नीचे से क्लीनिंग नहीं कर रहे होते, तो वो भी आज मैं ज़रूर करूँ। इस तरह ना छोटे छोटे काम तब ही होते हैं जब हमने डीप क्लीनिंग करनी हो, या हमारा मूड जब बन जाए ना स्पेशली तब भी हो रहे होते। तो मैं तो जब एक दफ़ा फिर मूड बना लूँ ना कि आज मैंने ये काम करने हैं, टू डू लिस्ट में मैं ये लिख लूँ कि आज ये काम जो है ना मैंने हर सूरत डन करना है, तो फिर वो मेरी कोशिश होती है कि इनको मैं 100% डन करूँ। तो बस डीप क्लीनिंग जब भी स्टार्ट करें वो ऊपर से स्टार्ट करें। सबसे पहले अपने फ़ैन क्लीन करें, अपनी छतें जो होती है उसको क्लीन कर लें, फिर दीवारों की तरफ आएँ आहिस्ता आहिस्ता। फिर कर्टन्स जो है उनको अगर तो वॉश करने वाले हैं निकाल लें, उसको वॉश कर लें। वॉश करने वाले नहीं है तो कपड़े से अच्छे तरीके से झाड़ लें। स्पेशली जो कर्टन्स की रोड होती है उनको भी इग्नोर ना किया जाए, उस पर भी कपड़ा फेर लिया जाए या उसको भी साफ़ ज़रूर कर लिया करें। तो बस जिस कमरे के कर्टन जो थे ना वो वॉश करने वाले थे वो मैंने उतार लिया। ये जो मेरा बेडरूम है इसके कर्टन्स नीट एंड क्लीन थे, अभी मुझे कुछ वक्त पहले ही मैंने वॉश करके लगाए थे, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी ऐसा। तो फिर उसके बाद बारी आ गई थी फ्लोर क्लीनिंग की। तो सबसे पहले मैं बेड पे आ गई। अब बेड जो है वो मैंने सारा खाली कर लिया, अंदर से सारी जो इसकी जो होती हैं शीट्स वगैरह वो निकाल लिया है, ताकि नीचे से भी फ्लोर भी क्लीन हो सके बेड का, और जो बेड की साइडों वाली लकड़ी होती है ना उसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे डस्ट जमती रहती है, आती रहती है, तो इसीलिए मैंने ये सारा खाली किया ताकि इसकी साइड वाली वुड भी मैं क्लीन करूँ और बेड भी प्रॉपर जो है ना वो क्लीन हो सके। तो बस थोड़ा सा काम लेंथी हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन जब एक दफ़ा स्टार्ट करें ना तो मैं कहती हूँ कि फिर काम पूरा ही करना चाहिए। मैंने नहीं छोड़ा कि मैं बेड रहने दूँ, या फिर अगर बेड अब रह जाता ना तो वो फिर रहता ही चला जाता है। तो इस तरीके से मैंने बेड जो था ना वो प्रॉपर क्लीन किया, बेड के नीचे वाला फ्लोर भी क्लीन कर लिया। डेली बेसिस पे भी हम नीचे से फ्लोर जो होता है बेड का वो क्लीन तो हो रहा होता है, लेकिन वैसे नहीं होता जो हमने प्रॉपर खाली करके करना है। तो बस अब एक ब्रश लूँगी मैं पूरे बेड को, और बेड के पीछे जो वॉल है उसको क्लीन कर लूँगी। तो आप ब्रश अपनी पसंद का कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैंने 1-2 ब्रश रखे होते हैं जो कि स्पेशली मुझे फर्नीचर की क्लीनिंग के लिए चाहिए होते हैं। तो स्पेशली जब हमारा फर्नीचर छोटे छोटे डिज़ाइनिंग वाला हो ना
तो उसको क्लीन करने को टाइम भी लगता है और थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। तो मैं प्रेफर तो यही करती हूँ कि आप जो भी फर्नीचर बनाए ना वो सिंपल होना चाहिए। जितना सिंपल होता है ना उतनी ही उसकी क्लीनिंग भी ईजी होती है और टाइम टेकिंग भी नहीं होती। अब मेरा जो बेड है ना ये थोड़ा सा क्रिटिकल सा है, इसमें डिज़ाइनिंग कुछ ऐसी है कि मुझे बहुत टाइम लगा कर ना इसको क्लीन करना पड़ता है, स्पेशली जब मैं डीप क्लीन करूँ। अब पहले मैंने एक ब्रश से फेरना है, फिर इसकी डिज़ाइनिंग जिस साइड को होती है ना उस साइड को ही हमें ब्रश को फेरना होता है, और छोटे से छोटा ब्रश भी हमें इसके लिए यूज़ करना होता है और बड़ा ब्रश भी यूज़ करना होता है। तो बस सिंपल पहले मैंने मोटा मोटा जो था ना वो इस ब्रश से क्लीन कर लेना। उसके बाद एक और ब्रश जो है ना, या आप चाहें तो वो जो हमारे शू पॉलिश वाले ब्रश होते हैं ना उसके साथ भी क्लीनिंग जो है ना वो फर्नीचर की अच्छी हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो छोटा छोटा बारीक बारीक डिज़ाइन होता है वो रह जाता है, उसके लिए फिर मैं मदद लेती हूँ टूथ ब्रश की। तो क्योंकि डिज़ाइनिंग कुछ ऐसी होती है, कुछ वर्टिकल लाइंस आ रही होती है, कुछ हॉरिजॉन्टल आ रही होती हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही इसको क्लीन करना पड़ता है। जिस साइड को डिज़ाइन होता है उसी साइड को जब तक हम ब्रश ना फेरे अंदर से प्रॉपर मिट्टी नहीं निकलती। और ये तो ऑन एंड ऑफ आती ही रहती है, डेली बेसिस पे हम कर तो रहे होते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं हो रहा होता कि सिंपल कपड़े से हमने क्लीन कर लिया, सूखे कपड़े से कर लिया, या गीले कपड़े से कर लिया, या हल्का फुल्का ब्रश फेले। लेकिन ये कि आज मैंने इसको पूरा प्रॉपर क्लीन करना था, तो उसके लिए मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसको नीट एंड क्लीन कर लिया। और अगर अब आपके फर्नीचर में शाइन मिसिंग है ना, तो आप एक काम कर सकती हैं कि थोड़ा सा सरसों का ऑयल लें, उसमें कॉटन को डिप करके ना अपने फर्नीचर पे हल्की हल्की ऑयल उसका जो है ना वो निचोड़ लेना है। फिर सिर्फ हल्का सा कॉटन पे लगा होना चाहिए, वो आप अपने फर्नीचर पे फेर लेना। तो मैं कहती हूँ ऐसी शाइन आ जाती है ना, ऐसा लगता है कि जैसे आपने फर्नीचर मार्केट से पॉलिश करवाया है। तो बस मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, फर्नीचर में शाइन मेरी मिसिंग नहीं थी, बिल्कुल ठीक था, फ्रेश था। लेकिन बस मैंने इसको ना डीप क्लीन कर लिया। तो बस फ्लोर भी हमने प्रॉपर क्लीन कर लिया, बेड के नीचे वाला पहले झाड़ू लगाया, उसके बाद मोपिंग भी कर ली अच्छे तरीके से। तो बस एक तो ना जब आपने डीप क्लीनिंग स्टार्ट करनी है ना, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने अपने रूम्स की ना विंडो ओपन कर लेनी, फ्रेश एयर अंदर आना चाहिए। अगर क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, हल्की सी भी कहीं नमी होती है ना तो रूम में स्मेल आने लग जाती है। तो उससे बचने के लिए ना आपने जब भी अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट करनी होती है ना, विंडोज़ ओपन कर ले, फ्रेश एयर अंदर आने दे, इससे ना आपके घर में स्मेल नहीं आती। मोस्टली क्या होता है कि अगर हम किसी के घर में एंटर होते हैं ना तो हमें ना एक अजीब सी स्मेल आती है, लेकिन वो घर में रहने वाले लोगों को फील नहीं हो रही होती। लेकिन वो इसीलिए होती है कि वो विंडोज़ ओपन नहीं करते, सारा दिन एसी चल रहे होते हैं रूम्स में, विंडो बंद रखते हैं, फ्रेश एयर अंदर नहीं आती। तो बस कोशिश किया करें कि क्लीनिंग के टाइम पर अपनी विंडो को डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे विंडोज़ ज़रूर ओपन करें, फ्रेश हवा जो है ना वो ज़रूर अंदर आए। इससे आपके ना नमी नहीं आती और स्मेल नहीं आती, और जब नमी आ जाती है ना चीज़ों में तो फिर स्मेल क्रिएट होती है। तो बस बेडशीट मेरी क्लीन थी, आज मुझे बेडशीट चेंज नहीं करनी, बेडशीट मैं उसी दिन चेंज करूँगी जिस दिन गेस्ट ने आना होगा। तो अब मैंने ये प्रॉपर जो था ना वो अपना क्लीन कर लिया रूम। फ्लोर की भी क्लीनिंग की थी। फ्लोर की क्लीनिंग मैं कैसे करती हूँ कि जब मैंने डीप क्लीन करा तो मैंने पानी में ना हल्का सा लेमन मैक्स लिक्विड ऐड करना है और वो फर्श पे डालकर उस पर ब्रश फेर देना है, तो उसके ऊपर मोपिंग कर देनी। बस मैं कहती हूँ फर्श में ऐसी चमक आ जाती है ना आपके फ्लोर में कि मज़ा आ जाता है। तो बस अब मैं आ गई थी नेक्स्ट रूम में, बच्चों के रूम में, तो जो कि बच्चों ने मेरे साथ मिलके खुद जो थी ना वो क्लीनिंग इसकी करवा ली थी। तो सेम उसी तरीके से सबसे पहले मैंने मैट्रेस सारा, फिर मैंने इसके फैंस वगैरह क्लीन किया, फिर इसकी रूफ्स और इसके वॉल्स वगैरह को क्लीन कर लिया। बस याद रखना कि जब भी क्लीनिंग आपने डीप क्लीनिंग स्टार्ट करनी है तो ऊपर से नीचे की तरफ आपने हमेशा आना है। तो बस जब रूफ और वॉल्स वगैरह क्लीन हो जाए उसके बाद आ जाती है बारी कबर्ड्स की। कबर्ड्स को भी अच्छे तरीके से, नीचे वाला पोर्शन तो डेली बेसिस पे हो ही रहा था, लेकिन अगर ऊपर भी आपकी कबर्ड्स बनी हुई है तो उसको भी प्रॉपर डीप क्लीन ज़रूर कर लेना चाहिए। तो बस जब वॉल्स वगैरह क्लीन की तो साथ ही फिर बारी कबर्ड्स की आ गई थी, मैंने उनको भी साथ लगते हाथ ही क्लीन करती जा रही थी। तो बस इस तरीके से ना मैंने तमाम रूम्स के पहले जो थी ना वो क्लीनिंग कर ली थी। मोपिंग और जो स्वीपिंग होती है वो मैंने बाद में की थी। तमाम रूम्स के मैंने फैंस, वॉल्स और हर चीज़ जो थी ना वो क्लीनर कर ली। स्पेशली क्लॉक वगैरह, इसको भी इग्नोर ना किया करें। तो एक तो जब हमने क्लॉक में सेल चेंज करना तो तब तो हम उसको क्लीन कर ही लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ना डस्ट आ रही होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी रेगुलर रूटीन का हिस्सा नहीं होती, लेकिन जब डीप क्लीनिंग करनी होती है ना तो फिर हर चीज़ पर नज़र ज़रूर मारनी पड़ती। तो बस इस रूम के कर्टन्स जो थे वो वॉश करने वाले थे, तो वो मैंने उतार लिए, उसको मैं अब वॉश करूँगी। तो बेड भी सारा खाली करके ना मैं इसको भी, बेड को भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि बेड के अंदर वाले ऐसे पोर्शन होती हैं कि जो हमें नज़र नहीं आ रहे, वहाँ ना डस्ट जमा हो रही होती है। तो जब भी डीप क्लीनिंग का हो ना आपका मूड,
तो आपने बेड को ज़रूर एम्प्टी करके ना क्लीन किया करें अच्छे तरीके से प्रॉपर। वहाँ कोई कॉकरोचेज वगैरह, कोई कीड़े मकोड़े वगैरह भी छुप रहे होते हैं इवन के। तो बस अब कर्टन्स को मैं सिंपल मशीन में वॉश करूँगी। इसके लिए मैंने इसको उतार लिया था कर्टन्स को, क्योंकि ये थोड़े से हैवी है और रिंग्स वाले हैं ये मेरे कर्टन्स। तो रिंग्स वाले कर्टन जब होते हैं ना, तो ये बाकी कपड़े को थोड़ा सा ख़राब कर देते हैं जब हम मशीन में इसको वॉश करें। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि रिंग वाला पोर्शन इकट्ठा करके ना एक कपड़ा रफ लेके उसमें बांध देती हूँ अच्छे तरीके से। इसको आपने बहुत ज़ोर से नोट इसकी लगा देनी है कि ये वॉशिंग के टाइम पे खुले ना। तो इससे क्या होता है कि आपको ना बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती कि आप पर्दों को हाथ से धोए। सिंपल मैंने ऑटोमेटिक मशीन है उसमें मैंने डाल देने हैं और ये प्रॉपर क्लीन हो जाने हैं। मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़नी, बस ये इतना कोशिश करनी है कि ये यहाँ से नोट ना इसकी खुले, तो पर्दा आपका बिल्कुल भी जो है ना वो ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल कपड़े का स्टफ़ ख़राब होगा। हाँ, फिर भी अगर आपके बहुत फैंसी स्टफ़ है तो फिर आपने एक दफ़ा गौर कर लेनी है। लेकिन मेरे ये जो थे ना वो वेलवेट टाइप मोटा स्टफ़ था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं ऐसे ही वॉश करती हूँ। और सिंपल मैं कर्टन रखती हूँ ताकि मुझे क्लीनिंग में भी मुश्किल ना हो इनकी और इजीली मैं इसको वॉश भी कर सकूँ। तो बस क्योंकि करने तो पड़ते ही हैं, समर्स में स्पेशली ज़्यादा डस्ट आ रही होती है, आंधियाँ वगैरह चल रही होती है, कभी बारिश का पानी आ जाता है तो गीले हो जाते हैं, इससे भी स्मेल पैदा होती है। हल्का सा कर्टन पे हमारा गीला हो जाए ना तो कमरे में स्मेल भी आने लग जाती है। तो पर बस मैंने ये वॉशिंग के लिए लगा दिए थे। जब तक मेरी पूरी क्लीनिंग डन होगी तो ये मेरे कर्टन्स जो है ना वॉश भी हो जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई भी हो गए थे। फिर साथ ही हम इनको हैंग कर देंगे। तो बस इसी तरीके से फिर विंडोज़ जो है ना उसकी भी डीप क्लीनिंग बहुत अहम होती है। स्पेशली जो रेलिंग वाली विंडोज़ होती है ना उनको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है और ब्रश से रगड़ रगड़ के क्लीन करना ही पड़ता है उसकी रेलिंग्स को, वरना उसमें कचरा फंस जाए ना तो फिर विंडो ना बंद हो रही होती है ना ओपन हो रही होती है, मुश्किल हो रही होती है। तो बस इसको भी प्रॉपर डीप क्लीन ज़रूर कर लेना चाहिए। इसी तरीके से मैंने बच्चों का जो बेड था वो सेट वगैरह कर दिया, बच्चों ने विंडोज़ क्लीन कर ली। इस तरह से मिल के ना हमने जल्दी जल्दी से फटाफट सारी डीप क्लीनिंग जो थी ना वो कर ली थी। तो विंडोज़ या फिर वो जो हमारे मिरर होते हैं ना उसकी क्लीनिंग के लिए मैंने एक स्प्रे बनाई होती है, सिरका और पानी का मिक्सचर। बस उसको मिक्स करके आप अपना कोई भी विंडो का शीशा या आम मिरर भी क्लीन करें ना तो उस पर निशान नहीं पड़ते, इजीली वो क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ इस रूम की क्लीनिंग भी ऑलमोस्ट डन हो गई थी। तो सारी ऊपर वाले पोर्शन सारे क्लीन करके ना एंड पे फिर हम फ्लोर पे क्लीनिंग करेंगे। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि सारे ऊपर वाले रूम्स की, टीवी लॉन्च की, हर चीज़ की ऊपर वाले पोर्शन की सारी क्लीनिंग करते जानी है। एंड में एक दफ़ा फिर हमने स्वीपिंग और मॉपिंग कर लेनी होती है। बस क्लीनिंग का काम डन कर लेंगे, उसके बाद बारी आ जाती है कि हमें प्रॉपर जो होती है किचन की प्लानिंग, कि हमें थोड़े से बेसिक से काम करने होते हैं। जैसा कि मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए था, वो मैं बना लूँगी, सब्ज़ मिर्चों को ग्राइंड कर लूँगी। ऐसे छोटे छोटे काम जो थे ना वो मैं एक दिन पहले ही करके रखूँगी ताकि जब मेरे गेस्ट आएँ तो मुझे किचन में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे और काम मेरा इजीली हो जाए और गेस्ट को भी टाइम हम दे सके। वरना अगर हम किचन में ही सारा सारा दिन रहेंगे तो फिर हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम गेस्ट्स के पास बैठे उनसे थोड़ी सी गपशप लगाएं, बातें वगैरह करें, या ना कहीं घूमने के लिए भी प्लानिंग बन जाती है। तो इस तरह से ना प्रॉपर प्लानिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अब मैंने अदरक लहसुन जो होता है ना वो बहुत टाइम ले रहा था, स्पेशली लहसुन छीलने में, तो मैंने ये एक दिन पहले ही कंप्लीट करके रख लिया। सब्ज़ मिर्चों को ग्राइंड करूँगी, उनको एक सेपरेट बॉक्स में डाल कर रख दूँगी। तो फिर मेन्यू जो होता है ना वो पहले से डिसाइड करना या गेस्ट के अकॉर्डिंग उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्योंकि आम रूटीन में भी हम देखें ना तो हमें डेली बेसिस पे समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या पकाएं, लेकिन जब गेस्ट आ जाए फिर ये काम थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी चॉइस को भी देखना होता है, अपने बजट को भी देखना होता है और बाकी सारे मेंबर्स के हिसाब से ही हमने प्लानिंग करनी होती है। तो बस कुछ प्रेपरेशन मैं पहले कर लूँगी, जैसा कि कोफ्ते जो होते हैं वो सबकी लाइकिंग होती हैं, तो बच्चे भी खा रहे होते हैं, बड़े भी खा रहे होते हैं शौक से। तो वो मैं पहले ही प्रिपेयर करके रख लिया कि चलो एक दिन तो कोफ्तों का सालन हम बनाएंगे ना तो हमारा काम जो आसान हो जाएगा। फिर हमें सिर्फ सिंपल मसाला बनाना होगा, कोफ्ते अंदर डालेंगे तो तैयार हो जाएगा सालन। आधे घंटे में हमारा सालन की प्रेपरेशन जो है ना वो डन हो जाएगी। तो इसलिए मैंने एक दिन पहले ही कोफ्ते बना के रख लिए। साथ में जो दही भल्ले होते हैं वो बड़े पसंद किए जा रहे होते हैं, या राइस वगैरह बिरयानी वगैरह बनाए तो उनके साथ तो वो लाजमी सर्व किए जा रहे थे। तो मैंने भल्लों की तैयारी भी एक दिन पहले ही कर ली ताकि मुझे उस दिन ना बहुत ज़्यादा किचन में टाइम ना देना पड़े, और प्रेपरेशन की होगी तो टाइम भी कम लगेगा और मुझे जो है ना वो काम भी झटपट से हो जाएगा और बहुत देर तक किचन में खड़े भी नहीं रहना पड़ेगा। तो बस कोफ्तों को मैंने बना के शेप दे के इनको हल्का सा फ्राई कर लिया ताकि इसको हल्का सा कलर आ जाए। फ्राई ना भी करें तब भी ये खुलते नहीं हैं, लेकिन ये कि अगर आपने फ्राई कर लिए हो ना
तो इसमें कलर बड़ा खूबसूरत सा आ जाता है। तो बस फ्राई करके मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। तो बस यहाँ मैंने सिर्फ आपको प्रेपरेशन शेयर किया है, कंप्लीट रेसिपी मैं आपको कोई भी नहीं दे रही। उसकी रेसिपीज़ मैं आपको सेपरेट दूंगी, कोफ्तों की भी इंशाल्लाह ताला, पूरे सालन की सेपरेट रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ में जो हमारे नैपकिन्स, किचन के नैपकिन्स, ये एक बहुत ही अहम टिप है कि आपके घर में जब गेस्ट आ रहे हैं ना, तो आपने इनको लाजमी वॉश करना। बेशक वॉश करके भी रखे हो ना, तो मैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बरसात के दिनों में पता नहीं लगता कहाँ से स्मेल आ जाती है चीज़ों में। बॉक्स में एयर टाइट बॉक्स में जब हमने ये रखे होते हैं ना, तो इसमें भी स्मेल पैदा हो जाती है। तो एक दिन पहले मैंने तमाम नैपकिन्स निकाले और वॉश के लिए। इसी तरीके से मैंने चिकन मंगवाया। चिकन मुझे जितना चाहिए था ना, जैसे जैसे चाहिए था, मैंने उस हिसाब से इसके पोर्शन बना लेने। जैसा कि स्टेक बनाने हैं तो मैं उसके लिए सेपरेट बड़े पीस रखूँगी और सेपरेट उसको रख दूँगी। मैरिनेशन करके रखनी होगी तो उसको मैरिनेट करके रख दूँगी। तो इसी तरह से पुलाव बनाना है, उसके लिए सिंपल चिकन जो है ना, वो मैं मिक्स करके ना सेपरेट रखूँगी बोन वाला। उसके लिए जो पीसेस अच्छे लग रहे होते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा हड्डी वाला पीस जो होता है वो यूज़ करती हूँ। क्योंकि गर्दनें वगैरह या विंग्स वगैरह वो ज़्यादातर मैं पुलाव में ऐड करती हूँ। तो कौरमा बनाना है, उसके लिए सेपरेट मैं एक बॉक्स बना लूँगी। सेम इसी तरीके से ना, जैसे जैसे मुझे चीज़ें यूज़ करनी थी ना, तो मैंने उस तरह से इसके पोर्शन बना कर ना इसको फ्रीज़ कर लिया, वॉश कर लिया चिकन को, ताकि निकालूँ और मैं उसको यूज़ करूँ। मुझे ना इसके लिए घंटों ना तो इंतज़ार करना पड़े डीप फ्रीज़ करने का। अगर मैं ऐसे ही चिकन उठाती और पैकेट बना कर रख देती ना, तो पहले मैं निकालती, उसको डीप फ्रीज होने का इंतज़ार करती, फिर मैं उसको वॉश करती, फिर मैं उसको यूज़ करती। तो मैंने आपको अपने काम को आसान किया। मैंने पहले ही वॉश किया, उसको अच्छे तरीके से ड्राई होने दिया, फिर मैंने उसके पोर्शंस बना लिए जैसे जैसे मुझे चाहिए था। मैंने उसी अकॉर्डिंग ही तमाम पोर्शंस जो थे ना वो सेट कर दिए। एक पैकेट मैंने, जैसे कि एक ट्रे मैंने सेट कर दी थी पुलाव के लिए, एक तरफ मैंने चिकन स्टेक के लिए चिकन निकाल लिया और दूसरा ड्रम स्टिक्स जो थी वो मैंने सेपरेट कर ली, ताकि इसके लिए अगर मुझे कोई स्पेशल रेसिपी बनानी पड़े तो वो मैं ड्रम स्टिक से बना सकूँ। तो बस इस तरह से ना आप अपने हिसाब से, जैसे जैसे आपकी चॉइस है, जो कुछ आपका मेन्यू है उस हिसाब से आप इसको ना सेट करके रख सकते हैं। तो बस इस तरह से काम जो है ना वो आसान हो जाता है आपका। तो इस तरह से ना सारे सेपरेट बना के ट्रेस मैंने ऊपर रैप कर दिया इनको, ताकि चिकन की स्मेल जो है ना वो बाकी चीज़ों में भी ना जाए। तो जहाँ पैकेट बनाने, सिंपल थैलियाँ जो प्लास्टिक की होती है उसमें बना के रख ले। जहाँ आपके पास बॉक्सेस है तो आप बॉक्सेस में भी इसके पोर्शंस करके इसको रख सकती हैं। तो बस ये काम जो था वो सबसे अहम था, ये भी मैंने डन कर लिया। तो बस सिंपल सी बात है कि प्लानिंग जो है ना वो बहुत ही अहम होती है। कोई भी काम अगर प्लानिंग से किया जाए ना तो काम परफेक्ट भी होता है, इजी भी हो जाता है और आसानी से भी हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है, टाइम टेकिंग भी नहीं होता। तो मैंने भी इस तरीके से ना, एक दिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत ज़रूर करनी पड़ी थी। तो एक दिन में मैंने ये तमाम अपने काम जो थे ना वो डन कर ली। और जो चिकन मुझे स्टीम करना था या एयर फ्राई में बनाना था उसको मैंने साथ ही मैरिनेट करके उसको सेपरेट रख दिया। तो जब सिंपल मैंने करना होगा मैं निकालूंगी और इसको एयर फ्रायर में रख दूंगी, तो मुझे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, घंटों घंटों किचन में खड़े नहीं होना पड़ेगा, काम झटपट भी हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। तो बस यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन मैरिनेशन जो थी वो भी तैयार हो गई थी। तो इसको भी मैं फ्रीज़र में ही रखूँगी। तो बस इसी तरीके से स्नैक्स के लिए भी कुछ ना कुछ हमें प्रिपरेशन चाहिए होती है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि बच्चे ज़्यादा हैं, बच्चों की क्या लाइकिंग है, क्या खाना पसंद करेंगे और आप क्या बनाएंगे, उस हिसाब से आप तैयारी कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ चने भी बॉईल करके रख लिए थे, ताकि अगर स्नैक्स के टाइम मुझे चना चाट बनानी पड़े या कहीं और यूटिलाइज़ करने हो तो मैं इसको यूटिलाइज़ कर लूँ, क्योंकि चने बॉयल होने में ना घंटा घंटा लग रहा था। सेम इसी तरीके से मैंने जो थे ना भल्ले बना लिए थे। भल्ले में वैसे तो बेसन के भी आप झटपट से बना सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो दाल के बनते हैं ना उससे अच्छे भल्ले कोई और हो ही नहीं सकते। बिल्कुल मार्केट जैसे परफेक्ट भल्ले बनाने की रेसिपी भी मैं आपसे ज़रूर नेक्स्ट शेयर करूँगी कंप्लीट डिटेल के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने एक ज़बरदस्त एक ही शेप के एक ही साइज़ के भल्ले बना के मैंने तैयार किया है परफेक्ट से। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। उसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना होगा कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए वेट करना होगा। तो इंशाल्लाह ताला तमाम रेसिपीज़ की जो डिटेल वीडियोज़ है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती रहूँगी। तो अब आप देखें कितना सॉफ्ट है अंदर से, बाहर से क्रिस्पी। और इवन कि जब मैं ये भल्ले बना रही होती हूँ ना तो बच्चे तो बहुत जो है ना ऐसे ही खा लेते, इतने मज़े का टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है कि बच्चे ऐसे ही खा रहे होते हैं। तो बस इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही अहम है कि अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज कर ले। 1 से 2 दिन पहले आप अपनी और अपने बच्चों की कपड़े वगैरह जो आपने उन दिनों में यूज़ करने वो प्रेस करके हैंग कर ले, ताकि उस दिन भगदड़ ना मचे, आपको आसानी हो हर काम में। बस मैंने अपनी और बच्चों की वार्डरोब्स भी रेडी कर ली थी 3-4 दिन के लिए।
तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी सिंपल सी प्रेपरेशन ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एक और अच्छी सी वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों को ढेरों सा ख्याल रखिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।